हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम अब एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। 8.1 मैंने आपको करा दी है। आपको मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसको प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं थर्ड पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप डू इट योरसेल्फ, खुद अपने आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड में करके दिखा रहा हूं, फोर्थ में करूंगा, फिफ्थ में करूंगा। ठीक है, उनको देख करके फिर आप आराम से कर लोगे, क्योंकि टेबल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्या करना है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आपको लर्न करनी है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ये समझ लो। आप पहले बनाना सीख लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो है आप लर्न हो जाएगी आपको। देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू sin 45 के बराबर होती है। sin 45 और cos 45 दोनों 1/√2 होते हैं। मैंने वैल्यू रख दी उसकी। अपॉन sec 30 बोला है, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 sin 60 के बराबर होता है। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। आप रिलेट करके जो करिएगा आप डेफिनेट बना देंगे। खाली वैल्यू नहीं निकाली, मैंने रिलेट कर रखा है। cos 30 डिग्री द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू होती है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इतना करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं इसको, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को तो एज इट इज नोट कर देंगे 1/√2। अपन यहां ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा √3। जब √3 एलसीएम ले लोगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस इससे इसके नीचे 1 था, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, और उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब देखो ये 4 टर्म्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 4। सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय √3। ये वाले साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 आ रहा है। और अगर आप इसमें चेक करो तो 2 कॉमन आ सकता है क्या? ये देखो इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे ना बेटा, समझ रहे हो ना? अब आप बहुत बार कर चुके हो। 4 टर्म्स का क्वेश्चन है, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप वाले के साथ मल्टीप्लाई, मिडिल के दो एक साथ मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √3। लिखते हैं इसमें, √3 को पहले लिख देता हूं, 1 को बाद में लिख देता हूं। √3 + 1, इतना करेक्ट है बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ाता हूं उसको। अब क्या करते हैं, आपने क्लास 9th में थर्ड चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट वाला चैप्टर रियल नंबर। उसमें किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए बेटा। इसका इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए आपने अगर ध्यान दिया हो वहां, तो एक चीज समझ में आई होगी आपको। 2 तो था ही था, ये √2 का जो कंजुगेट होता है वो खुद ही √2 होता है, सिंगल नंबर है ना। √2 का कंजुगेट √2 होगा, और इसका जो कंजुगेट होगा √3 + 1, इसका कंजुगेट से मिडिल का साइन चेंज कर दोगे, वो इसका कंजुगेट होता है √3 - 1। मैथमेटिक्स है भाई। आपने इसको इसके डिनोमिनेटर में जिन जिन नंबरों से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना। √2 से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, और इसको इसके कंजुगेट √3 - 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो √3 - 1 न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। आपको समझ में आ रही बात? जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आप आराम से करिएगा। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, √2 इंटू डिनोमिनेटर देखना, न्यूमरेटर में देखो आप आराम से ये आउटसाइड वाले नंबर से इनसाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इसको √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 आएगा, और साथ में √2 भी तो आएगा, √2 भी आएगा। फिर इससे देखो, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2। आप देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √2, अरे पढ़ा है आपने क्लास 9th में। रूट का टर्म 1 टाइम है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये √6। और नीचे देखेगा ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √2 × √2, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a + b, a - b फॉर्मूला लग रहा है। a + b, a - b के जो फैक्टर होते हैं वो a² - b² होते हैं। a² की प्लेस पर √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर दोगे आप आगे, तो दैट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 3√2 - √6 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और 3 - 1 कितना होता है बेटा? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8। यही इसका आंसर होगा। समझ आ रहा है आपको? आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। न्यूमरेटर में ही रैशनल हो चलेगा, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला पार्ट बोला, इवेल्युएट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस
cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक भी कर लेना, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कुछ भी, पता चला दोबारा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। दैट इज इक्वल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से आपको वैल्यू चेक करनी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपने लर्न कर ली हो तो 1/2 होनी चाहिए, प्लस tan 45 डिग्री की अगर आपने वैल्यू लर्न करी होगी तो 1 आनी चाहिए, माइनस cosec 60 डिग्री द रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2/√3 होनी चाहिए, अपॉन sec 30 द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, cos 30 sin 60 के बराबर होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 होना चाहिए sec 30, प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री के बराबर होता है, sin 30 की 1/2 वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इतना समझ में आ रहा है बेटा? अभी कुछ करा ही नहीं मैंने, अभी तो खाली वैल्यूज रखी हैं। अब जरा सॉल्व करता हूं आराम से। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम मेथड न्यूमरेटर में यहाँ के टर्म्स में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 2√3। इस 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2 तो कैंसिल, तो √3 आएगा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। उसके बाद जो है प्लस, इसके डिनोमिनेटर 1 था, 1 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यही तो नंबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2√3, तो 2√3 आना चाहिए। फिर देखिए माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे कैंसिल, तो ये 2 बचेगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ऐसे डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लो, वहां भी 2√3 आ रहा है एलसीएम, ये 2 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज 2√3। फिर इस डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। फिर देखिए प्लस इस वाले नंबर से इस वाले को, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आना चाहिए। आराम से सॉल्व करना। देखो 4 टर्म्स का क्वेश्चन आ गया, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप में मल्टीप्लाई, ये अगर सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व भी करने हैं। देखो 2√3 और 1√3 को सॉल्व करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो है ये, 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो दैट इज इक्वल टू 3 मैंगो। ऐसे 1√3 प्लस 2√3 दैट इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, देखो इसको देखिएगा, इसके साथ आपके 4 टर्म है, 1 2 3 4, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप वाले के साथ मल्टीप्लाइड बाय 2√3 आएगा। फिर इसके बाद ये 2√3 अपनी प्लेस पर है, उसके साथ ये दोनों टर्म साथ में मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्व करके करना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ रहा है, और ये प्लस नीचे देखोगे तो ये √3, और ये सॉल्व करेंगे तो 3√3 आ रहा है, 3√3। आराम से सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई साइन की प्रॉब्लम आएगी और कुछ नहीं आएगा, इससे ये वाला टर्म कैंसिल। आराम से सॉल्व करना। देखो इस वाले को इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका कंजुगेट थोड़ा आगे पीछे लिख देता हूं इसको, अगर इसको थोड़ा ठीक कर दें, 3√3 प्लस 4 था ना, इसको 4 प्लस 3√3, इसको ऐसा अगर आगे पीछे लिख दूं, 3√3 प्लस 4 लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, 3√3 प्लस 4, इससे साइन की मिस्टेक नहीं होगी ना थोड़ा। देखो आगे बढ़ाता हूं, अब इसको इसी के कंजुगेट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या √3 से 3 का कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि ये वाला 3 न्यूमरेटर के सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। आप कैंसिलेशन लॉ कब लगाते हैं? जब कोई नंबर या तो न्यूमरेटर में हो या तो डिनोमिनेटर में है, तो सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हो, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप कैंसिलेशन का लॉ लगा सकते हैं। जैसे 3 से सिर्फ यही मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, तो आप इसमें कैंसिल नहीं कर सकते इसको। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ाता हूं, तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका ना 3√3 प्लस 4 था, इसका क्या कंजुगेट होना चाहिए बेटा? 3√3 माइनस 4 इसका कंजुगेट होना चाहिए। ऊपर देखो 3√3 माइनस 4 पहले से था, और आप दोबारा से इसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो -4, क्योंकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। भाई न्यूमरेटर में भी करेंगे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। देखो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला लगने लगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। और कोई बोले नहीं कि हमें तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। फिर देखो प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, और साथ में √3 भी आएगा। फिर देखते हैं ये इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 4 3 जा 12, और साथ में √3 भी आएगा। फिर देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 डिवाइडेड बाय, देखो मैंने बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो मैं फॉर्मूला भी लगा सकता था, लेकिन मैंने बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे देखो आपके पास ये फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है।
ए की प्लेस पर आपके पास जो वैल्यू है वो 3√3 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा तो भाई, इसको 27 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर 3। अब मैं नेक्स्ट टाइम में कर दूंगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहां आराम से मल्टीप्लाई करना, ये 27 आ रहा है, माइनस इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, ये लाइक टर्म है, ये माइनस का 12√3 और माइनस का 12√3 दोनों पर सेम साइन, तो मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं, 12 और 12 को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, √3 एज इट इज उसके साथ आएगा। उसके बाद देखो प्लस का 16 है, ये वाला नंबर साइन इस नंबर से आराम से ऐड हो जाएगा क्योंकि रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ आप आराम से ऐड कर सकते हैं। 27 और 16 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 43 आ जाएगा, और माइनस का 24√3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ रहा है शायद, इसके आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा अभी क्योंकि ये किसी की ये रैशनलाइज हो गया ना, डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज हो गया, मेन काम ही वही है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है आपको, ना कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब बना लोगे आप यहां तक। अब आराम से देख लो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास 9th का जो फर्स्ट वाला चैप्टर था रियल नंबर ना, उसको थोड़ा सा अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन को, जैसे ये आया और आपको आपने छोड़ दिया तो आपका 1 मार्क्स तो आराम से काट लेगा टीचर, क्योंकि उसको पता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई। इसका मतलब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी, आज के बाद लाइफ में लर्न कर लो, अपने दिमाग में फीड कर लो, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 5 देखते हैं एक बार। बोला 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। करते हैं तो वही काम आपको इवैल्यूएट करना है, तो इसका ना टेबल से वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको यहां पर पुट करना होगा। इसका ना 5 तो आएगा, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, आपको मैं फिर दोबारा समझाता हूं। cos स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका जो मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो cos 60 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होता है। आपको ये बात समझ लेनी है, मैंने परसों भी, जब इससे पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, जब जो मैंने इससे एक्सरसाइज नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने ये समझाया है भाई, cos स्क्वायर 60 डिग्री का जो मीनिंग होता है, अभी से ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्क्वायर 6 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच में लगा देगा, इसका मतलब है cos 60 की जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है, cos 60 की वैल्यू पर स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू sin 30 डिग्री के इक्वल होता है। sin 30 की क्या वैल्यू होती है बेटा, 1/2, तो इसका 1/2 के ऊपर आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब sec 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू cos 30 क्या रेसिप्रोकल होता है, cos 30 sin 60 के बराबर होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की 2/√3। आप समझो, पहले रिलेशन को समझो। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बोला, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, tan की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। ये देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री में sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos की वैल्यू sin 60 के बराबर, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अब आप कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं और तुरंत समझ लोगे, बोले सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 फॉर्मूला आपने लिखाया था। बेटा वो फॉर्मूला यहां पर नहीं लगता है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपसे इवैल्यूएट बोल रहा है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आया है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से देख करके वैल्यू रखने वाला आ गया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो इस पर मत लगाना, इस पर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से वैल्यू निकाल करके उससे सॉल्व करना। फिर सॉल्व करते हैं इसी को। देखो 5 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आराम से सॉल्व करना, आराम से। न्यूमरेटर में लेते हैं एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे। ये यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 और 3 का एलसीएम, उनका प्रोडक्ट 12, एलसीएम भी आता होगा आपको 12। भाई 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, जितना आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 15, प्लस देखो यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, उस 4 से 4 into 4 वाले को मल्टीप्लाई करना, 4 into 4 16 आया था, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 माइनस इसके नीचे 1 था, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 12 से 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय, देखो यहां एलसीएम ले लेना, यहां 4 एलसीएम आ रहा है और यहां आ जाएगा 1 प्लस 3। अब देखो कितने टर्म्स का आ गया, वैसे देखा तो ये तो कैंसिल भी हो रहा है, अगर आप देखें ना कैंसिल भी हो जा रहा है, 4 से कैंसिल हो जा रहा है आराम से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वही आप नियम लगा लो अपना। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेना है, इसको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 आ जाएगा, 1 और 6 7 आ जाएगा और माइनस का 12 आ जाएगा। इसके साथ सबसे नीचे का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये मिडिल के दो एक साथ, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना सॉल्व करने के बाद। यहाँ 12 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 कितना होता है बेटा 4, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल और सॉल्व आप कर दोगे, कितना आ रहा है जरा देखना। अगर न्यूमरेटर को ठीक से सॉल्व कर दिया जाए तो देखो इतने में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 67 आ रहा है शायद, डिवाइडेड बाय आपके पास 12 आएगा, आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा अभी। आप देखो इस 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 67 आएगा और अपॉन नीचे 12 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा? आप देख रहे होगे मुझे ये कुछ चीजें ऐसी ना, क्लास 10th का काम कितना है इसमें, सिर्फ इतना, इसकी वैल्यू को रखना। इसके बाद आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा था एलसीएम लेना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये बेसिक लॉज है बेटा, इनको आप आराम से कर सकते हो, ये केयरफुली आपको करना है। अगर आपने वैल्यू गलत देख ली ना, कोई एक वैल्यू गलत हो जाए ना, इसमें रॉन्ग हो जाए तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इसे कंसंट्रेशन का लेवल आपको अच्छा रखना है, टेबल की वैल्यू रखते इसमें आप चेक जरूर कर लेना, अपने क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बोला पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसने 4 आंसर गिवन में दे रखे हैं और बोल रहा है उनमें से सही आंसर को चूज करो और जस्टिफाई करो, कैसे आया उसको भी करके दिखाओ, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है ना। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस आपको करना क्या है बेटा, वही वैल्यूज को पुट करना ना। भाई 2 रखेंगे, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की कितनी वैल्यू होती है बेटा, tan 30 तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में भी अच्छे से किया था, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है, इसका tan 30 की जो वैल्यू आती है ना उस पे स्क्वायर लगाना है आपको, समझ में आ गया ना आपको। tan 30 की जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर स्क्वायर, आराम से सॉल्व करना। देखो 2 न्यूमरेटर का नंबर है, 2 से न्यूमरेटर नंबर ही तो मल्टीप्लाई करोगे, ये 2/√3 आ जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप 2/1 भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो जरूरत नहीं है 2 से 1 ही मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय, यहां देखना इसका 1 का 1 आएगा प्लस इस 1 का स्क्वायर तो होता है 1/√3 का स्क्वायर होता है 3, थोड़ा और सॉल्व कर लो, दैट इज इक्वल टू आपके पास ये देखो ऊपर आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहां देखोगे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1। अब देखो आपके पास फिर 4 टर्म आ गए, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे देखोगे यहां √3 दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय, इसमें चेक करोगे तो ये 4 आ रहा है। आप देखो इस वाले से ये वाला नंबर 2 टाइम कैंसिल, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसका डिनोमिनेटर ऐसा टाइप का, यहां क्योंकि आंसर नहीं दिया हुआ है और इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए हैं, ऐसी वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की नहीं आती है, तो क्या काम करता है बेटा, इस √3 के कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे 2√3 था ये डिनोमिनेटर में, अगर थोड़ा 2 को आगे लिख दिया मैंने, √3 पीछे लिख दिया, इसको इसी के कंजुगेट √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर आपके पास 3 था, मल्टीप्लाइड बाय √3 यहां भी आ जाएगा, √3 से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर डाला है। जरा देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा ये 3√3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो ये 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 3 आएगा भी, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा बेटा 3, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में ऐसी वैल्यू आपको दिखाई देती है कहीं, √3/, हाँ 2 जगह दिखाई देती होगी आपको, एक तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, और दूसरा cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक या तो sin 60 होगा या तो cos 30 डिग्री होगा। अब आप अपने क्वेश्चन पर चेक कर लो, कोई तो होगा इसमें। आपके पास इसका फर्स्ट ही पार्ट देखो, आप फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है sin 60 डिग्री ऑप्शन दे रखा है, इसका ए ऑप्शन जो आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है sin 60 डिग्री। भैया sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब हमने सॉल्व करा और सॉल्व करके दिखा दिया कि ये जो है इस क्वेश्चन का ए वाला पार्ट करेक्ट है,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी आंसर √3/2 आ रहा है। आप मेरी बात समझ गए ना। और ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें अगला cos 60 डिग्री है जो की वैल्यू 1/2 होती है, अगला tan 60 है जिसकी वैल्यू √3 के इक्वल होती है, फिर sin 30 डिग्री दिया है, sin 30 की 1/2 वैल्यू होती है। तो आप वैल्यूज को अगर आपने ध्यान रखा हो तो आप मैच कर लोगे कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा पार्ट नंबर सेकंड। बोल रहा है 1 - tan² 45/1 + tan² 45। फिर वही काम करना है बेटा, आपको टेबल से वैल्यू को रखना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan स्क्वायर लगाया तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर आएगा। आप देखते हैं 1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 अपॉन 1 + 1। इसी को सॉल्व करेंगे, ऊपर 0 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 आंसर होता है। और ये आंसर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बेटा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कर लोगे बेटा। हाँ, ये तो बहुत इजी लग रहा है बेटा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है sin 2a = 2 sin a is true when a = मतलब ये वाला रिलेशन ट्रू कब होगा। बोल रहा है जब a की वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। किस पर ये ट्रू होना चाहिए। अरे चेक करके देख लेना, इसमें तो और कुछ करना नहीं होगा, चेक ही करना पड़ेगा। ये कर देते हैं। इफ आपके पास a = 0 डिग्री देन भैया लेफ्ट हैंड साइड एक बार सॉल्व करके देखो। लेफ्ट हैंड साइड ही तो है क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड में a की प्लेस पर आप 0 डिग्री रख दोगे, sin 2 × 0 दैट इज इक्वल टू sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, sin 0 0। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड भी चेक कर लेना भाई। राइट हैंड साइड उसको चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में 2 sin a लिखा हुआ है, a की जगह पर कितना रख दोगे बेटा 0। तो वैल्यू को सॉल्व कर लेना, दैट इज इक्वल टू 2 × sin 0 की वैल्यू 0 और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, सेम आंसर देता हो। आप इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल को चेक करके देखो क्या ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब a = 0 पर आपकी वैल्यू देयरफॉर आपके पास a = 0 डिग्री। आपसे पूछ रहा है a की किस वैल्यू के लिए आंसर करेक्ट है। a = 0 डिग्री के लिए करेक्ट है, इसका मतलब a वाला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी रख के देख लेना, आप खुद कर लेना। 30 डिग्री की वैल्यू रख करके देखना, 30 पर देखना ये वाला आंसर और ये वाला आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। 45 पे चेक करना, ये दोनों डिफरेंट आंसर देंगे। 60 डिग्री पे चेक करना, इनके आंसर अलग अलग आएंगे। आपसे पूछ रहा था किस a की किस वैल्यू पर ये आंसर सेम देगा। इसका a की 0 डिग्री वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए a की 0 वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। समझ में आया आपको। देखते हैं बेटा इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है भाई। आपसे बोला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी चेक करके बतानी है आपको। ए पार्ट में cos 60 डिग्री दे रखा है, बी पार्ट sin 60, सी पार्ट tan 60 और डी पार्ट sin 30 डिग्री। अरे सॉल्व करके देखते हैं हम, इसमें कोई ना कोई आंसर तो आ रहा होगा। देखते हैं वैल्यूज को रख करके देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 = 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3। लेकिन यहाँ tan 30 नहीं है, tan² 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। आराम से इसको सॉल्व करना। ऊपर तो ये 2/√3 आ रहा है डिवाइडेड बाय, नीचे देखेंगे एलसीएम, सॉरी अभी 1 मिनट पहले सॉल्व कर लो। 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर थोड़ा और सॉल्व करना, 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहां थोड़ा एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे 1 था, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 मल्टीप्लाई 3 -1। अब देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, सबसे नीचे का टर्म सबसे टॉप वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई, इसका 2 × 3 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय, इनको साथ में रखना, ये √3 आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाय, इसको 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 2। इस 2 से 2 कैंसिल, ये आ रहा है 3/√3। ऐसा आंसर तो हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं, तो इसका ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं ना। अगर आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखी हो 3/√3 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में कहीं पर भी नहीं होता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। आप 3 डिनोमिनेटर में √3 लिखा हुआ था, हम उसी के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी।
जैसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा बेटा, ये 3 बन जाएगा। और ऊपर न्यूमरेटर को तो चीटिंग करना है आपने, 3 √3, इस 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू √3 आ रहा है। क्या √3 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में कहीं पर आता है? √3 tan के 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है और cot 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है। अगर आपने टेबल अच्छे से करी हो तो आपको सब पता होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है। ए ऑप्शन में बोल रहा है cos 60, वो तो होता नहीं है। sin 60 बोल रहा है बी ऑप्शन में, वो भी नहीं होता है। tan 60 बोल रहा है सी ऑप्शन में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है जो कि tan 60 दिया हुआ है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। उसके लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है sin 30 डिग्री, sin 30 भी नहीं होता इतना। मैंने आपसे बताया ना क्या क्या होता है, √3 वैल्यू दो जगह पर होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में, tan 60 की भी होती है, cot 30 की भी होती है। दोनों में से कोई भी दिखाई देगा आपको, वो दोनों करेक्ट है। इसे हमें tan 60 दिखाई दे रहा है सी वाले पार्ट पर, तो इसका ये वाला पार्ट करेक्ट है। आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? हो जाएगा बेटा। देखते बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, इफ tan a plus b is equal to √3, tan a minus b equal to 1/√3, a plus b is greater than 0 and less than and equal to 90, मतलब a और a plus b को ऐड करके 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, और 90 डिग्री से लेस या 90 के इक्वल आ सकता है। और उसमें भी a की वैल्यू b से ग्रेटर है बोला है, तो आंसर आएगा आपका a b से ग्रेटर वाला लेना है आपको, छोटा वाला नहीं लेना है। b अगर बड़ा आ रहा हुआ तो उसको नहीं लेना है, a बड़ा होना चाहिए, लार्जर लार्जर ये होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सॉल्व करते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, देखते हैं एक मिनट। इसके सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं, इफ पहला वाला पार्ट पकड़ते हैं इसका, tan a plus b is equal to √3। भैया एक चीज समझ लो तुम्हें, यहां tan का a plus b दिया आपको राइट हैंड साइड में √3 वैल्यू tan की ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देखना कहीं ना कहीं तो होती होगी। √3 tan की टेबल में, मैं ऑन के उसमें नहीं बोल रहा, 10 में ही होना चाहिए क्योंकि ये 10 का रिलेशन है ना, तो 10 पर कहीं ना कहीं तो √3 होता है। 10 कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है बेटा? अगर आपने टेबल डाल कर रखे हो तो 60 डिग्री की होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां का 10 और यहां का 10 हटा सकते हैं आप, दोनों पर 10 लगा हुआ ना, दोनों में से 10 को हटा सकते हैं, काटना नहीं है, हट जा, ऑटोमेटिक हटा देंगे तो a plus b is equal to 60 डिग्री बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना, कोई टेंशन है आपको। अगर आपका सेम रेशियो है बोथ साइड तो आप उसको हटा सकते हैं रेशियो को, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। कई बच्चे होते बोलते हैं हटा, सर ने बोला हटा देंगे, tan a is equal to tan 60 डिग्री लिखा है, भैया ये 10 से 10 हट नहीं जाएगा, अभी 2 भी आउटसाइड में लगा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था, तब हटा सकते हैं आप। बात समझ में आ रहा है? उसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 10 से 10 हटा दिया, ये आ गया। दूसरा कंडीशन देखो, इफ अगला भी दिया था, tan a minus b is equal to 1/√3, फिर से tan ही की टेबल में देखना है आपको, tan a minus b is equal to 10 की ही टेबल में देखना है। क्या 10 की टेबल में कहीं पर 1/√3 वैल्यू आती है? यस, tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। फिर से 10 और 10 को हटा दिया जाएगा, तो a minus b is equal to 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये। आपने इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। एलिमिनेशन में क्या करते हैं भैया, एक इक्वेशन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं और कोफिशिएंट इक्वल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो ए और बी, ए का भी कोफिशिएंट इक्वल है, बी का भी कोफिशिएंट इक्वल है। आप कुछ कर लो, अगर ए को देखोगे तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बी को देखें तो डिफरेंट साइन है तो ऐड करना पड़ेगा। आप ऐड ही कर लो, ऐड करेंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए को ऐड करेंगे 2a आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 90/2 आ जाएगा और 90 से 2 करेंगे तो 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 45 डिग्री। a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं भाई, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। आराम से रखना, a की प्लेस पर आप भी बोल रहे हैं 45 डिग्री रखेंगे, प्लस b लिखा हुआ था इज इक्वल टू 60। इसमें जबरदस्त चीटर चाहिए हमारा बच्चा, चीट अगर बहुत अच्छा चीटर है तो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होगा वो। आप देखो कुछ नहीं किया हमने, a को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, बाकी एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इस 45 को आप शिफ्ट कर देना इधर, तो b इज इक्वल टू
60 अपनी प्लेस पर, ये प्लस का 45 आप इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 45। और इनको अगर सॉल्व कर दें आप तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 15 डिग्री। आपसे बोला था a और b की वैल्यू निकालो, आपसे a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने निकाल दी, b ये निकल आया और a आपका ये निकल आया। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे क्वेश्चनों में गिना जाता है, तो इसलिए आप आराम से कर दोगे। कुछ भी बदल दे, कुछ ये ध्यान रखना है जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की ढूंढनी है। ये नहीं कि यहाँ 10 लिखा है तो कोई बोले सर cot 30 डिग्री पर भी वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ cot होता तो आप यहाँ भी cot ढूंढते, यहाँ 10 है तो आप 10 की टेबल में ढूंढेंगे। बात समझ में आ गई मेरी आपको, कोई कंफ्यूजन? ओके, देखते बेटा क्या बोल रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आइडेंटिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है क्या ट्रू है, बोल रहा है। अरे भैया देखो ये अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा होता है एलजेब्रा में, एलजेब्रा में क्या होता है, 2 ब्रैकेट के आउटसाइड में x प्लस वाई होता था ना, आप 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते थे, उसको लिख देते थे 2x प्लस 2y। ये होता है एलजेब्रा में, समझ में आया आपको। एलजेब्रा में ये काम करते हैं, आप आउटसाइड वाले नंबर से अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नियम नहीं लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे ये है साइन a प्लस बी, आप क्लास 11 में जाओगे ना तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ोगे क्लास 11 में। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है क्लास 11 में जाओगे आप फॉर्मूला पढ़ोगे। अभी नहीं, अभी आपको फॉर्मूला नहीं, आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा होता है, ये ट्रू है तो पूछ रहा था आपने, स्टेट दिस इज ट्रू और फॉल्स। ये है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, सही है, नीचे जो लिखा है वो सही है, ये रॉन्ग है। आप बात समझ में आई आपको। ये जो इसने लिखा है ये एलजेब्रा में ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स इसने वो दिया हुआ है। समझ में आई आपको मेरी बात। इसका मतलब पूछ रहा था आपसे ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में बोलता है आपसे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीज कब इंक्रीज कर रहा है, एज थीटा इंक्रीज। अरे भैया सही है रंग का अंदाजा तो आप ही बता दोगे भाई। साइन की ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जब आप निकालते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, साइन की टेबल की वैल्यू आप निकालते थे 0 डिग्री पे निकालते थे, फिर 30 डिग्री पे निकालते थे, फिर 45 पे निकालते थे, फिर 60 पे निकाली थी आपने, फिर 90 डिग्री पर भी आपने निकाली थी साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 आई थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 1। अब कैसे पता चलेगा, देखो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 0.5 है, इसका 1/√2 बोल रहा है, √2 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1.41 और ऊपर 1 है। अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें इसका ये तो 141 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा। ये अगर आप सॉल्व करें ना इसको 141 और ऊपर हो जाएगा 100। अब 141 से 100 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा थोड़ा, 141 से 100 को डिवाइड करते हैं भैया। अगर करेंगे तो 14 से 10 को डिवाइड होता नहीं है, तो 0 लगा करके पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाने के बाद ये आएगा इतना। 14 की टेबल में 100 को करेंगे तो 14 की टेबल में 100 कितने टाइम जाता है बेटा, 14 7 जा 98, तो अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। इसका मतलब ये सॉल्व करने पर 0.7 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, √3 की वैल्यू अगर माना इसको सॉल्व कर दिया जाए, ये वाला √3/2 वाला, ये वाला सॉल्व कर दोगे, √3 की वैल्यू 1.732 होती है और डिवाइडेड बाय 2। ये आपको धीरे धीरे आएगा, अभी मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जब सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा बेटा 0.8 और उसके बाद जो है 6 और 6। ये देखो आप चेक करते ना, ये देखो ये वैल्यू 0 आई, ये 0.5 आई, ये 0.7 आई, ये 0.8 से ऊपर है और ये 1 आ रहा है। इसका वैल्यू क्या हो रही है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। इसका मतलब थीटा के इंक्रीज होने पर साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्या बोल रहा था मुझसे, जो है
साइन थीटा इज इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। क्या ये ट्रू है बोल रहा है? यस, ये ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। मैं तो ऐसे ही बोल सकता था आपसे ट्रू है, ऐसे बात को नहीं समझना है, हमें चेक तो करना है। थीटा की वैल्यू क्या है? देखो 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, आप ये इंक्रीज हो रहा है। थीटा की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन की जो टेबल की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला पार्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज। तो रॉन्ग बोल रहा है। क्यों बोल रहा है रॉन्ग? क्योंकि कॉस की वैल्यू को अगर आप देखें, एक मिनट, कॉस वाली वैल्यू देखते हैं। कॉस पर यहां क्या वैल्यू होती है बेटा? 1। अगले में क्या होगी? √3/2। क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है उसको उल्टा पलट करके लिख दो, वो कॉस की वैल्यू हो जाती है। ये वाला 1/√2। अगला वाला यहाँ 1/2 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। अभी मैंने वैल्यू निकाली थी ना, ये सबसे ज्यादा आई थी, ये उससे कम आई थी, ये उससे कम थी, ये उससे कम थी, ये सबसे कम है। तो इसका इधर को जाने में ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब थीटा जब आपकी एंगल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या ऐसा बोल रहा है? ये बोला द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज करेंगे कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा। बोला नहीं, गलत बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है। समझ में आई आपको मेरी बात? क्योंकि थीटा के इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो 1 सबसे ज्यादा है, सबसे कम हो गया है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ओके, ये वैल्यू तो यहीं से समझ में आ जा रहा है। फिर बोलता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सब वैल्यू पर सेम आएगा बोला है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हाँ आ रहा है, 0 पर ही नहीं आ रहा है। साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ रही है। ये कहां इक्वल है? ये तो बोल रहा है इक्वल है सारी वैल्यू इक्वल। रॉन्ग बोल रहा है, फॉल्स है। आप मेरी बात समझे? ये देखो यहां केवल 45 डिग्री पर ये सेम है, बाकी कहीं सेम नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। अगला बोल रहा है कॉट ए। लास्ट में जो पार्ट है इसका, 5th वाला पार्ट बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड है बोल रहा है। इफ ए इज इक्वल टू 0, इफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब इसका मतलब ए की प्लेस पर 0 रखते हैं तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है? बिल्कुल होती है। 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है ना, 1090 नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री भी कितना होगा बेटा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है इसने, ये क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट इसका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉट ए की वैल्यू जब ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आती है। टेबल बेटा आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी और क्योंकि करना ही करना है, ठीक है ना? टेबल लर्न करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी आप लर्न करके रखना। अगला वीडियो मेरा आइडेंटिटी वाला ही है, ठीक है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी की पर ही बेस्ड है। तो अगर आपको टेबल, आपके सारे आइडेंटिटीज आपको लर्न होंगी तो आप बहुत आसानी से उस एक्सरसाइज को कर लोगे। मैं एक बार समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है? अगर बेटा ये देख लो आप, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं उसको और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, उनको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? बेटा वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।